नमस्कार, मैं उमेश जोशी। हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम खरी खरी में आपका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में खास मुलाकात करेंगे बीजेपी विधायक और हरियाणा विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता अनिल विज से। विज साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपकी पार्टी से संबंधित है कि आप अपनी पार्टी का राज्य में कैसा भविष्य देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी अब सारे देश में भी और हरियाणा में भी अब आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी का है। ये ठीक है कि आज हमारे 4 विधायक हैं और 4 विधायक के होते हुए ऐसी बात कहना शायद लोगों को जल्दी हजम ना होती हो, हजम लेकिन होगी भी नहीं। जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी अब तैयारी कर रही है और जिस ढंग से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विशेष तौर से हरियाणा की तरफ ध्यान दे रहे हैं, उससे आने वाले कल में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में एक मजबूत पार्टी होगी और आने वाले कल की पार्टी होगी। जनसंघ से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी तक यानी 2012 आ चुका, आपकी अधिकतम संख्या कितनी रही है विधानसभा में? हमारे 1987 में 17 विधायक थे हमारे और मैक्सिमम 17 ही रहे। केंद्र में आपकी सरकार रह चुकी, राजस्थान में आपकी सरकार रह चुकी, पंजाब में आप सरकार में हैं, मध्य प्रदेश में आप सरकार में हैं, छत्तीसगढ़ में सरकार में हैं, उत्तराखंड में आप सरकार में हैं, दिल्ली में आपकी सरकार रह चुकी है। आने वाले चुनाव में हो सकता है कि आप सरकार में आ जाएं। यानी चारों ओर आपकी पार्टी की स्थिति मजबूत है। अकेला हरियाणा ऐसा है जो 17 से आगे नहीं बढ़ पाया। नहीं, ये बिल्कुल काफ़ी विचार विमर्श इस बात पर किया गया और माननीय नितिन गडकरी जी ने बाकायदा हरियाणा के सभी लोगों के साथ बैठक भी की है और उसकी अब हम सारी तैयारी भी कर रहे हैं, इसकी रणनीति भी बना रहे हैं कि जिस प्रकार हरियाणा के चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, उसी तरह से हरियाणा में भी उसी मजबूती पर भारतीय जनता पार्टी आए। मजबूत स्थिति में लाना चाहते हैं, ये अलग बात है। मजबूत नहीं हो पा रही है, ये दूसरी बात है। अभी तक पार्टी हरियाणा में मजबूत क्यों नहीं हो पाई, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? कमजोर नेतृत्व है या लोग भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं? नहीं, मैं ये तो नहीं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। जब राजस्थान में हम आ सकते हैं, बॉर्डर के उधर का आदमी भारतीय जनता पार्टी को वोट डालता है, दिल्ली में वोट डालता है, पंजाब में वोट डालता है, उत्तरांचल में वोट डालता है, तो ऐसी बात नहीं है। लोग वही हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं और हरियाणा में भी चाहते हैं और आज लोग भारतीय जनता पार्टी में आज एक विकल्प देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही विकल्प प्रदान कर सकती है। थोड़ा सा पार्टी को संगठनात्मक ढांचा यहाँ पर मजबूत करने की आवश्यकता थी, उसके लिए सारी तैयारी की जा रही है और हर बूथ लेवल तक पार्टी को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। बैसाखी के सहारे चलने वाली पार्टी क्या विकल्प बन सकती है? पहले आपने INLD से समझौता किया, अब आपने हरियाणा जनहित कांग्रेस से समझौता किया। आप इंडिपेंडेंट क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहते? इसका मतलब ये है कि आपका नेतृत्व इस बात को जानता है कि हम अकेले हरियाणा में कामयाब नहीं हो सकते। नहीं, आज तो हमारा क्योंकि समझौता है इस वक्त हरियाणा जनहित कांग्रेस से और पार्टी ने ये सोच के ही ये समझौता किया है कि हम दोनों एक कांग्रेस का विकल्प बन सकते हैं हरियाणा में, तो इसलिए आज तो इसी पर बात करनी चाहिए और आज ये समझौता एक्सेप्टेबल हुआ है। अभी ये समझौता होने के बाद 10 विधानसभा सेगमेंट में चुनाव हुए हैं जी। 9 सेगमेंट हिसार के लोकसभा के और 1 रतिया का, तो 10 में से 9 में इस समझौते को विजय प्राप्त हुई है, 1 में हम हारे हैं। यानी 100 में से 90% अंक इस समझौते को मिले हैं। लोगों ने इस समझौते को एक्सेप्ट किया है और इसी तरह से हर स्थान पर जहाँ जहाँ पर अब हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जिलों में कार्यक्रम चल रहे हैं, बाकी रैलियाँ हमारी चल रही हैं, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है हमें। आपका जो अंक गणित है वो मुझे लगता बहुत कमजोर है। 9 विधानसभा आपने हिसार की देखी है, हिसार से बाहर निकलते ही आपका प्रभाव 0 हो जाता है, आपका कैंडिडेट तीसरे नंबर पर आता है, दूसरे पर भी नहीं, और जमानत बड़ी मुश्किल से बच पाती है। तो आप क्या कह सकते हैं कि हिसार के अलावा आप कामयाब हो पाएंगे?
नहीं, ऐसा इसको नहीं कहा जा सकता। रतिया में परिस्थितियां अलग थी, अलग ढंग से था, और बाई इलेक्शन को और जनरल इलेक्शन से आप मिला के नहीं देख सकते। जनरल इलेक्शन में सरकार बदलती है, बाई इलेक्शन में सरकार नहीं बदलती है। इसलिए जब जनरल इलेक्शन होगा, जनता का आज हमने नब्ज देखी है, लोग इस सरकार से तंग आ चुके हैं, लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं, और जब जनरल इलेक्शन होगा उस वक्त ये 90% वाले ही अंक आएंगे। हिसार में भी तो बाई इलेक्शन था, मतलब हिसार में जो रूल लागू होता है वो रूल रतिया में लागू क्यों नहीं होता? नहीं, हिसार में क्योंकि लोकसभा का चुनाव हो रहा था और यहाँ पर विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो दोनों में अंतर था, दोनों परिस्थितियों में। और आप अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं जी, लेकिन एक क्षेत्रीय दल के पीछे लग्गू बन के रहते हैं, कभी आईएनएलडी के साथ, कभी हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ, यानी वो पार्टी आपके साथ नहीं है, आप उनके साथ हैं। नहीं नहीं नहीं, हम पिछले लोगों नहीं है। कुलदीप बिश्नोई ने सब जगह ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मेरा बड़ा भाई है जी। और हम बड़े भाई की ही भूमिका अदा कर रहे हैं इस गठबंधन। लेकिन 2.5 साल मुख्यमंत्री आपका रहेगा, 2.5 साल उनका रहेगा, बड़े भाई को 3 साल भी नहीं दे रहे हैं। नहीं, वो तय किया है। लोकसभा में हम 8 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वो 2 पर लड़ेंगे क्योंकि हम बड़े भाई हैं जी। और हरियाणा में हमने 45 सीटों का हमारा दोनों पार्टियों का तय हुआ है। लेकिन जो हमारी एक बड़े भाई की भूमिका होनी चाहिए, हम वो भूमिका अदा कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि कुलदीप बिश्नोई से समझौता करके आपने बुद्धिमानी की है? कुलदीप बिश्नोई के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं से भी नहीं मिलते, कार्यकर्ता उससे असंतुष्ट हैं। ऐसे व्यक्ति से समझौता करके क्या आप सत्ता हासिल कर सकते हैं? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि आज लोग कांग्रेस से तंग आ चुके हुए और आज लोग कांग्रेस का विकल्प चाहते हैं, और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा जनहित कांग्रेस का जो गठबंधन है, ये एक स्वाभाविक गठबंधन है और सारा विचार करके ही इस गठबंधन को किया गया, और आप देखेंगे इसके बहुत अच्छे नतीजे निकलेंगे। विचार करके गठबंधन आपने आईएनएलडी से भी किया था, लेकिन आप ही के नेता कहते हैं कि आईएनएलडी के लोग हमें लठ मारते थे। मुझे नहीं मालूम कि कौन कहता है लठ मारते थे और किसको लठ मारते थे। रतनलाल कटारिया ने सार्वजनिक तौर पर इसी चैनल के प्रोग्राम में कहा। अच्छा जी। जी। नहीं, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, पर आज क्योंकि वो गठबंधन हमारा रहा और उस वक़्त गठबंधन की सरकार भी रही, तो आज वो पार्टी ने विचार करके अल्टरनेटिव जो विकल्प था हरियाणा में उसको अपनाया है और इसके अच्छे नतीजे निकलेंगे। चलिए, आप बहुत आशावान हैं और इसी तरह आशावान बने रहिए, लेकिन विधानसभा में भी आपके अपने दल के विधायक एक स्वर में बात नहीं करते, आपका कभी कभी वो साथ नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है। जब भी वहाँ पर मैं कोई मसला उठाता हूँ और जब भी और अधिकतर मसले मैं उठाता हूँ, सरकार से अधिकतर मसलों पर मेरी बातचीत होती है और मेरे दल के विधायक मेरे साथ देते हैं, मेरे साथ खड़े होते हैं। उसमें हमारे 4 विधायक हैं, 2 विधायक हमारे नए हैं, पहली बार वो विधानसभा में चुनकर गए हैं। अगर आप उनसे आंकलन करें तो वो बात ठीक नहीं होगी, लेकिन चारों विधायक एक सुर में बोलते हैं। जब वो हम वॉकआउट करते हैं, चारों करते हैं और चारों साथ देते हैं। एक मुद्दे पर आप स्लोगन लगाते हुए अध्यक्ष के आसन के पास पहुंच गए थे, लेकिन आपके विधायक आपके साथ नहीं आए। नहीं, बाद में आगे थे, वो बाद में आगे थे क्योंकि मुद्दा मैं उठा रहा था और मैं मांग कर रहा था कि हमारी बात सुनी जानी चाहिए, और मैंने अध्यक्ष महोदय से ये कहा भी कि और शायद वो मामला था कि काफ़ी लंबे समय के बाद हमारा सत्र हो रहा था। आपका सस्पेंशन भी हुआ था उस मामले पर, फिर बाद में वो विड्रॉ हुआ था। हाँ जी। उस मुद्दे पर आपके विधायक आपके साथ नहीं आए थे? नहीं, उसमें क्योंकि मेरे कॉलिंग अटेंशन थे जी, और मैं अपने कॉलिंग अटेंशन का फेट जानना चाह रहा था और मैं ही उसकी बात कर रहा था, क्योंकि मेरे कॉलिंग अटेंशन थे, मैं उसका फेट जानना चाह रहा था और मेरे क्वेश्चंस लगे हुए थे, उसका हम जानना चाहते थे, 0 ओवर में जानना चाहते थे। मैं मुद्दा उठा रहा था और मेरी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक मुझे उत्तर नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए मैं उसको अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहा था। हमारा जो विधानसभा का सत्र है अब 6 महीने के बाद हो रहा था, हमें अधिक समय चाहिए था बात करने के लिए, तो उसकी क्योंकि मेरा प्रश्न था, मैं उसके लिए बात कर रहा था, तो उसमें मुझे उन्होंने पहले सस्पेंशन का कहा पर बाद में उसको उन्होंने विड्रॉ कर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अनिल विज से बातचीत का सिलसिला बना रहेगा।